हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो लेक्चर नंबर 5 में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। तो हम जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, आज का टॉपिक बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बेसिस पर ही आप ये टॉपिक समझ सकते हो। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स सही तरीके से समझा है तो अमूमन आपके लिए ये टॉपिक समझना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ प्रीवियस टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स के बारे में हमने कहा था कि द फ्लो ऑफ एनीथिंग इज़ नोन एज अ फ्लक्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से आता है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि हम एक फ्लैट सरफेस लेते हैं, उसका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होता है। अच्छा, डिफरेंट डायरेक्शंस हमने कंसिडर की थी कि अगर 90 डिग्री के एंगल पर सरफेस एरिया रखा जाएगा तो वेक्टर नॉर्मल क्योंकि सरफेस एरिया से परपेंडिकुलर होता है, तो जब सरफेस एरिया परपेंडिकुलर रखा जाएगा तो वो हमारे पास जो वेक्टर नॉर्मल होगा वो पैरेलल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होगा, जिसकी वजह से जो फ्लक्स हमें मिलेगा वो मैक्सिमम होगा। सिमिलरली जब एंगल उनके दरमियान जब वेक्टर नॉर्मल के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल हमारे पास 90 डिग्री आएगा, यानी जब हमारे पास फ्लैट सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल पड़ी होंगी, तो उस केस में हमारे पास जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वो मिनिमम होगा, यानी ज़ीरो फ्लक्स होगा। इसी तरह मिनिमम फ्लक्स हमने पढ़ा था कि अगर हम एक सरफेस एरिया को किसी भी आर्बिट्री एंगल पर, यानी वो एंगल जो हमें मालूम ना हो उस पर रख दें, तो जो हमें फ्लक्स मिलेगा उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास मिनिमम फ्लक्स है। फिर हमने कहा था कि अगर हम एक क्लोज सरफेस ले लें या इरेगुलर शेप ले लें तो उसके लिए हम लोगों को फ़्लक्स कंसिडर करना डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें हम इस तरह करते हैं कि फ़्लक्स को हम स्मॉलर एरियाज़ में डिवाइड करते हैं और कलेक्टिवली तमाम एरियाज़ का फ़्लक्स फाइंड आउट करते हैं। उनकी सम की वजह से हमें एक एक्यूरेट फ़्लक्स मिल जाता है। तो जिस तरह हम लोगों ने क्लोज सरफेस की बात की कि किस तरह हम लोग एरिया को डिवाइड करते हैं, तो गॉस लॉ ने भी उसी फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। गॉसेस लॉ जो है बिल्कुल उसी के ऊपर बेस्ड है। कहता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग कूलम्स लॉ। हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी गिवन चार्ज की है तो हम अगर वो एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो वो हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्स लॉ। मतलब अगर हम लोगों ने दो चार्जेस रखे हैं, ठीक है, और दो चार्जेस के दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फाइंड आउट करें तो हम उसके लिए कूलम्स लॉ यूज़ करते हैं। द एग्जांपल डिस्कस्ड बिफोर शोड हाउ एवर देन द एक्चुअल कैलकुलेशंस कैन बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। जबकि अगर हमने ऊपर देखा कि जब हम लोग इधर थे, कि जब हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे एरिया किसी भी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि कूलम्स लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, लेकिन वो क्या होता है कि मतलब वो दो चार्जेस के दरमियान में होती है और उसमें एरिया भी कंसिडर नहीं आता, जिसमें जो कि ड्रॉबैक्स में भी अक्सर शामिल होता है। तो लेकिन जब अगर हम फ़्लक्स कंसिडर करें तो फ़्लक्स जो है वो हमारे पास कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, यानी हम डिफरेंट एरियाज़ को कंसिडर करते हैं क्लोज सरफेस में, हर एरिया का अलग हम लोग इलेक्ट्रिक फ़्लक्स फाइंड आउट करते हैं, फिर एडिशन करते हैं। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए हमारे पास गॉस ने अपना लॉ दिया था। कहते हैं एन अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रिलाइज ऑन द थ्योरम कॉल्ड गॉसेस लॉ। कहते हैं कि द अल्टरनेटिव मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये हमारे पास एक दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने में किसी भी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि डिपेंड करती है गॉस लॉ पर। यानी गॉस लॉ हमें कहता है कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि हम लोगों को बताता है कि जो किसी भी चार्ज की जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस बेसिस पर होगी। तो गॉस लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड अ नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो गॉस लॉ हमारे पास क्या करता है, गॉस लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप, हम लोगों को एक ऐसा रिलेशनशिप देता है बिटवीन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दरमियान में, ठीक है, थ्रू अ क्लोज सरफेस इसमें कंसिडर हो रही है, फ्लैट सरफेस नहीं हो रही। यानी जब हम लोगों ने फ्लैट सरफेस की बात की थी तो उसमें हम लोगों को फ्लक्स डायरेक्टली मिल रहा था, लेकिन क्लोज सरफेस में क्या हो रहा था, हम डिफरेंट एरियाज़ को डिवाइड कर रहे थे। तो गॉस लॉ भी उसी बेसिस पर आता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड द नेट चार्ज क्यू इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से किस तरह पास होता है, ठीक है, और सेकेंडली जो चार्ज उसके उस सरफेस के अंदर होता है, इन दोनों के रिलेशनशिप को शो करने के लिए आया था गॉसेस लॉ।
तो गॉसेस लॉ की डेफिनेशन क्या हो सकती है, या ये लॉ क्या स्टेट करता है कि गॉस लॉ स्टेट्स that the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge q enclosed by that surface divided by the permittivity of the free space। इसकी एक डेफिनेशन ये हो गई। एक हम लोग ये भी कह सकते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो कहता है कि मतलब किसी भी अगर हम लोग एक क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पास कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस से पास होने के लिए किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहली चीज़ क्या है, टोटल चार्ज पर डिपेंड करता है उस सरफेस की, ठीक है, और डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कि वो जो गिवन सरफेस हमने ली है वो कितना परमिट करती है किसी भी फ्लक्स को। आप किसी भी अब हम लोग कह सकते हैं मतलब जिस तरह की अगर हम गॉस लॉ की स्टेटमेंट से पता चल सकता है कि गॉस लॉ हमारे पास एंड में देखते हैं कि गॉस लॉ की इक्वेशन क्या है। देखो ये गॉस लॉ की इक्वेशन है कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो फ्लक्स हमारे पास बराबर है q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के, तो फ्लक्स इन्वर्सली रिलेटेड होता है एप्सिलॉन नॉट के। तो इसका मतलब है कि अगर किसी भी बॉडी की परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ज़्यादा है, यानी कि वो अपने अंदर से परमिट करता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस अदर देन, मतलब कि हम लोगों ने मीडियम्स कंसिडर कर लिए हैं फ्री स्पेस से अलहदा, और उन मीडियम्स की परमिटिविटी ज़्यादा है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, फ्लक्स कम पास होगा। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अगर किसी भी बॉडी की परमिटिविटी कम है, ठीक है, तो उनमें से फ्लक्स ज़्यादा पास होगा। अब जिस तरह हम लोगों ने कहा था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास ऑलमोस्ट 0 आ जाती है या 1 के करीब आ जाती है, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वैक्यूम की कम है एज़ कम्पेयर टू एयर से। तो अगर हम लोग मीडियम क्लोज सरफेस के अंदर एयर रखते हैं तो उसके अंदर से इतना फ्लक्स पास नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कम है जबकि परमिटिविटी ऑफ एयर ज़्यादा है। जब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हमारे पास कम आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि फ़्लक्स ज़्यादा पास होगा, क्योंकि फ़्लक्स और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का या परमिटिविटी ऑफ मीडियम का इन्वर्स रिलेशन है। सिमिलरली इनका डायरेक्टली रिलेटेड ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं चार्ज के, कि यानी अगर एक क्लोज सरफेस है उसके अंदर चार्ज पॉजिटिव है, तो मैंने वही बात की थी कि पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स की, कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 10 पास हो रही हैं और हमें आउटपुट पे 20 लाइंस मिल रही हैं, तो सरफेस के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव सोर्स मौजूद है जो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डबल कर रहा है, फ्लक्स जिसकी वजह से डबल हो रहा है। तो अब देखो जिस तरह इस चीज़ से हमें पता चल सकता है कि चार्ज कितना ज़्यादा रिलेटेड है फ्लक्स से, कि अगर किसी भी बॉडी के किसी भी क्लोज सरफेस की सेंटर में कोई चार्ज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें से पास होंगी, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो डबल हो जाएंगी या कम हो जाएंगी। ये चीज़ जो है चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अगर एक क्लोज सरफेस की आउटपुट पे हमें ज़्यादा लाइंस मिल रही है तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर एक पॉजिटिव सोर्स मौजूद है जो डबल कर रही है। तो गॉस लॉ हम लोगों को ये बताता है कि गॉस लॉ हमें बताता है कि किसी भी कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से जब पास होता है तो उसका और चार्ज का क्या रिलेशनशिप होता है, ये चीज़ हम लोगों को एक्सप्लेन गॉस लॉ करता है। अब गॉस लॉ हम लोगों के उसने अपनी डेफिनेशन में बता दिया कि स्टेट्स दैट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज चार्ज सरफेस इज़ इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। अब कहते हैं कि इन ऑर्डर टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर गॉस लॉ कंसिडर अ स्फेरिकल क्लोज्ड surface of radius r having a point charge q at its center as shown in figure 11.3। अब हमारे पास ये एक फिगर 11.3 है, इसमें हमने क्या किया है, एक स्फेरिकल वो बनाई है, ठीक है, हम लोगों ने स्फेरिकल शेप हमने ले ली है किसी भी क्लोज सरफेस की, विद द सेंटर में हम लोगों के पास क्या है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ले लें या नेगेटिव चार्ज ले लें, हम लोगों ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसिडर किया है, और जिसका रेडियस जिसका एक स्पेसिफिक रेडियस है उसकी बाउंड्री तक। अब जो उसकी बाउंड्री थी, हमने क्या कहा था कि चार्जेस के अराउंड जो बाउंड्री होती है वो हमें किसी भी बॉडी की फील्ड को शो करती है, कि उसके अराउंड जो रीजन होता है हमें वो फील्ड शो करता है, जो बाउंड्रीज होती हैं। तो अब गॉसेस लॉ में अगर हम एक चार्ज कंसिडर करते हैं तो हमारे पास ज़रूरी ये है कि हम उस चार्ज के अराउंड उसकी बाउंड्रीज़ यानी एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ कर सकें, जिसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस हम लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो हम गॉसियन सरफेस किस तरह ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से शो कर दें, या मतलब इस तरह स्फेरिकल शेप में हम उसको शो कर देते हैं कि यहाँ तक उसकी बाउंड्री है। गॉसियन सरफेस हमारे पास यूज़ होती है किसी भी सरफेस की बाउंड्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, या इमेजनरी होती है,
ठीक है। आप कहते हैं हम ये एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही हैं। ये एक चार्ज था, ठीक है। इस अब यहाँ से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहे थे तो आफ्टर वो इस चार्ज से पास हुई हैं, चार्ज के बाद मतलब चार्ज का एक स्पेसिफिक एरिया था उससे वो पास हुई हैं, तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल था वो 0 डिग्री था, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल थे। तो इसी वजह से जो हमारे पास फ्लक्स मिला वो हमारे पास मैक्सिमम मिला। हमने यही बात की थी कि अगर हम लोगों के पास एरिया परपेंडिकुलर पड़ा हो और उसका वेक्टर नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा हो तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। तो वही बात हमने की कि अगर हम फ्लक्स यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो इसका एरिया देखिए परपेंडिकुलर पड़ा है। पहले जो मैंने पैरेलल का कहा वो वेक्टर नॉर्मल का था, सॉरी मेरे से गलत हुआ। यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से इस एरिया से पास हो रही थी तो पहले हमारे पास जो एरिया था वो हमारे पास 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा था। जैसे ये देखिए ये लाइंस आ रही हैं और ये 90 डिग्री एंगल है, ये और इसका देखिए 90 डिग्री एंगल बनता है। तो जब इस एरिया से पास थ्रू हो रही थी तो जैसे इस एरिया से पास थ्रू हुई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो गई और ये इसका वेक्टर नॉर्मल था। तो वेक्टर नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान हम फील्ड लाइंस के दरमियान हमारे पास 0 डिग्री एंगल आ रहा था। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि मैक्सिमम फ्लक्स उसी सूरत में होता है जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर नॉर्मल के दरमियान 0 डिग्री का एंगल हो और जब सरफेस हमारे पास 90 डिग्री की के पर पड़ी हो। तो वही सिचुएशन हमारे पास आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से मैक्सिमम फ्लक्स पास थ्रू हो सकता है। अब हमने क्या किया है कि क्योंकि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस का फ्लक्स हम डायरेक्टली मालूम नहीं कर सकते। उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम हर एरिया मतलब अब देखें जिस तरह अगर हमारे पास एक फ़्लैट सरफेस होती थी तो हम क्या करते थे, फ्लैट सरफेस का लेंथ और विड्थ देखकर हम लोग कह सकते थे कि ये इसका पर्टिकुलर एरिया है और हम उस पर्टिकुलर एरिया की मदद से हम वो निकाल सकते थे। लेकिन अगर हम स्फेरिकल बॉडी कंसिडर करें तो हम नहीं कह सकते कि ये इसकी यहाँ पर लेंथ है या इसकी यहाँ पे लेंथ है, ये लेंथ है या ये लेंथ है या ये विड्थ है और ये विड्थ है। तो ये चीज़ कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे रीजन्स कंसिडर करते हैं। जैसे हमने पहला रीजन यहाँ से ले लिया, दूसरा और इसी को यहाँ से ले लिया, तो हमारे पास क्या बन गया, इतना एक रीजन बन गया। ठीक है, जिस तरह आप कंसिडर कर लो एक पिज़्ज़ा की एग्जांपल आप कंसिडर करो, ये एक पिज़्ज़ा है और पिज़्ज़ा का एक स्लाइस इस तरह बना हुआ है। ठीक है, तो हम पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लेते हैं, उसकी हम विड्थ कंसिडर करते हैं और लेंथ कंसिडर करते हैं। जब हम उसकी विड्थ और लेंथ कंसिडर करते हैं तो हमें एक एरिया मिलता है। इसी तरह हम और स्लाइसेस कंसिडर करते हैं, सेकंड स्लाइस, थर्ड स्लाइस, फोर्थ स्लाइस, फिफ्थ स्लाइस। इस तरह हम लोगों को 5 एरियाज़ मिल जाते हैं। जब हम इन 5 एरियाज़ को जब हम इन 5 एरियाज़ को कलेक्टिवली ज्वाइन करते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्लाइस, सेकंड स्लाइस, थर्ड स्लाइस, अगर आप लेट कंसीडर करो एक स्लाइस आपने ले लिया तो हमारे पास पूरा पिज़्ज़ा कंप्लीट नहीं होता। हम अगर एक स्लाइस रखते हैं उसके साथ दूसरा रखते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, और जब उनको कलेक्टिवली रखते हैं तो हमारे पास पूरी एक स्फेरिकल शेप बन जाती है, सर्कुलर शेप बनती है। तो इस सेम के हिसाब जो है हम इस क्लोज सरफेस के साथ भी ले सकते हैं कि अगर हम एक एरिया कंसिडर करें फिर दूसरा एरिया कंसिडर करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब इन हर एरिया का हम अलहदा लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करते हैं और उसमें से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं और उसका फ्लक्स मालूम करते हैं। तो हम क्या होता है कि हमें पहला फ्लक्स यहाँ से मिल गया, दूसरा यहाँ से मिल गया, तीसरा यहाँ से मिल गया, चौथा यहाँ से मिल गया, पाँचवा यहाँ से मिल गया। तो हम लोगों को कलेक्टिवली 5 फ्लक्स मिल जाते हैं। उन 5 फ्लक्स को अगर हम कलेक्टिवली ज्वाइन करें तो हम लोगों को ओवरऑल फ्लक्स मिलता है जो कि इस क्लोज सरफेस से पास थ्रू हो रहा होता है। कहते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट एवरी पॉइंट एज दे आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज। अब हम बात करते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी, हर जगह पर जिस पॉइंट पर भी आप किसी भी बॉडी की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाहते हैं बाय ब्रिंगिंग अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है वो हर जगह पर सेम होगी। वो क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक स्फेरिकल शेप है और इसका रेडियस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से तमाम जगह से बराबर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर बराबर होगी। अब लेट कंसीडर हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने इसको डिवाइड किया कोई सी भी 5 एरियाज़ में, पहला एरिया, सेकंड एरिया, थर्ड एरिया, फोर्थ एरिया। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट यानी एरिया नंबर 1, उससे पहला फ्लक्स जो है वो हमारे पास क्या हो रहा है, फ्लक्स नंबर 1 आ गया इज इक्वल टू ई डॉट ए कॉस 0 और ई ए। ठीक है, अब हमारे पास एंगल्स भी आते हैं। अब अगर हम कंसिडर कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास थ्रू हो रही हैं और एरिया हम लोगों ने कंसिडर किया है ये, ठीक है, तो पहला एरिया हमारे पास हो गया, लेट कंसिडर ये एक एरिया होगी, यहाँ से हम एक एरिया ले रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं यहाँ से। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के दरमियान हमारे पास देखो 90 डिग्री एंगल आ रहा है।
तो ठीक है, और वेक्टर नॉर्मल जो है वो इसके पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं कि इसके दरमियान जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। ठीक है, फिर इसी तरह हम डिफरेंट सर्फेसिस का निकालते हैं। अगर हम लेट कंसिडर करते हैं कि हम यहाँ से निकाल रहे हैं इस सरफेस का, तो हम देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ये सरफेस एरिया पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। कि अगर हम कंसिडर कर रहे हैं ये एंगल, तो इस एंगल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू हो रही हैं वो एरिया के पैरेलल है या परपेंडिकुलर हैं। अगर पैरेलल होंगी तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पर एंगल जो है हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा और फ्लक्स 0 हो जाएगा, वो एरिया हमारा एक्सक्लूडेड हो जाएगा। जैसे कि हम कंसिडर करें, हमने एक एरिया ले लिया, लेट कंसिडर ये एक एरिया ले लिया। तो अब इस एरिया का क्या था कि हमने कहा कि ये एरिया जो है इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पास थ्रू होंगी, लेट कंसिडर अगर इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी इस एरिया से, तो क्या होगा कि वेक्टर नॉर्मल के दरमियान और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो हम कहेंगे कि इस जगह पर जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 0 होगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि मतलब क्योंकि हम लोगों ने ये एक ऐसा सरफेस लिया है जिसकी एक क्लोज सरफेस है, जिसके अंदर से अगर हम लोगों को फ्लक्स मालूम करना है तो हर जगह से फ्लक्स हमारे पास यूनिफॉर्म है। मतलब कि हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर जगह पर सेम होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, यहाँ से, तो वो भी हम लोगों को फाइंड आउट होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी जगह को एक्सक्लूड कर देंगे तो हमारे पास वो क्लोज सरफेस पूरी नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि मतलब डिफरेंट एरिया, जैसे ये एक एरिया हो गया, ये एक एरिया हो गया, हर एरिया से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाजमी मिलेगा। अब जैसे कि उसने कहा कि पहले एरिया से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिला ई डॉट ए, फिर सेकंड से भी मिला ई डॉट ए, थर्ड से भी मिला ई डॉट ए। ठीक है, इसी तरह हम अगर एन फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, यानी एन एरियाज़, यानी एन हम कह सकते हैं कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ एरिया, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू 10। तो हम लोगों ने अगर 10 एरियाज़ फाइंड आउट किए तो 10 एरियाज़ के लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि द टोटल फ्लक्स थ्रू इंटायर सरफेस के लिए ज़रूरी क्या है, हम पहला फ्लक्स डालें, सेकंड फ्लक्स डालें, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू एन, मतलब टोटल जितने बनते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा स्लाइसिस की बात है, आप पहला स्लाइस डालें, दूसरा स्लाइस डालें, तीसरा, चौथा, जब 4 स्लाइस हो जाएंगे पूरे तो वो मिल के एक पिज़्ज़ा बनाएंगे। तो इसी तरह अगर 4 फ्लक्स हो जाएंगे तो वो मिलकर एक इंटायर फ्लक्स जो है वो हमारे पास देंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज़ इक्वल टू ई डॉट डेल्टा ए। अब हम कह सकते हैं, जिस तरह हमने ऊपर बात की थी कि हमारे पास फ्लक्स क्लोज सरफेस में किसके बराबर होता है, सबमिशन ई और डेल्टा ए के, जिसमें हमने कहा था कि हम किसी भी क्लोज सरफेस को डिफरेंट स्मॉलर एरियाज़ में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर लेकिन जहाँ पे हमने कहा था कि इससे ऊपर यहाँ पर कि ये हम लोगों ने कहा था कि हम फ्लक्स को हम डिफरेंट एरियाज़ को डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में और हर पार्ट का अलग-अलग वो निकालते हैं। तो सिमिलर केस हमारे पास इधर भी आ रहा है, जिसके अंदर हमने क्या किया है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है। वो तो ओवरऑल जहाँ कहीं से भी आप ले लें, जैसे कि एक क्लोज सरफेस है, हम ये नहीं कह सकते कि अगर हम लोगों ने ये वाला एरिया कंसिडर किया तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरी होंगी और यहाँ से कंसिडर किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरी होंगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरऑल इस सरफेस से पास हो रही हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑल ओवर द सरफेस सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि ई तो हमेशा हमारे पास सेम आएगा, लेकिन जो एरिया है उसमें डिफरेंस आएगा कि हम एरिया नंबर 1 सिलेक्ट कर रहे हैं या एरिया नंबर 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फर्दर हम कह सकते हैं कि ई हमने बाहर निकाल दिया क्योंकि वो हमारे पास सेम था या कांस्टेंट था ओवरऑल ऑल ओवर द सरफेस। फिर कहते हैं कि हमें पता है कि ई और ये जो सबमिशन है वो हमारे पास लग जाएगा डेल्टा ए पे। सबमिशन का मतलब है कि एरियाज़ आप कितने कंसिडर कर रहे हो, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये सम के लिए यूज़ होता है, सम ऑफ एरियाज़। तो अब अगर हम देखें तो ई हमारे पास हमने ऊपर पढ़ा था कि किसके बराबर होता है, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर के। लेकिन फिर जब हम लोगों ने फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उस पर हम लोगों को आया था हमारे पास कि E इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, यही हमारे पास फार्मूला आया था। ठीक है, तो अब अगर हम के की वैल्यू देखें तो के की वैल्यू हमारे पास बराबर होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये मैं आपको बताता हूँ, हम लोगों ने ऊपर ये फाइंड आउट किया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, E इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग डिराइव कर चुके थे कि हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज जिसकी स्पेसिफिक बाउंड्री थी, उसके जब हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट होता है, और वो हम लोगों ने इक्वेशन में पुट करके भी देखा था। E इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू, फिर उसकी
एफ़ की निकाली थी, एफ़ बराबर है के क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर स्क्वायर क्यू नॉट से कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है। तो सेम चीज़ जो है वो हमारे पास अब नीचे डिस्कस हो रही है, जिस पे हम जाते हैं ये यहाँ पर। तो अब हम लोगों ने ई की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। ई हमारे पास बराबर था के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो हमने पुट कर दी। तो दिस बिकम्स, अब ई जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है ना, यहाँ पर इस जगह पर, तो हम ई की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय आर स्क्वायर और स्पेसिफिक एरिया। तो हम कह सकते हैं कि क्यू 4 पाई आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू टोटल एरिया इनक्लोज बाय अ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अब स्फेरिकल सरफेस हमने पढ़ा था कि सर्कुलर सरफेस के लिए हमारे पास एरिया किसके बराबर होता है 2 पाई आर के, लेकिन अगर स्फेरिकल आ जाती है तो वो हमारे पास डबल हो जाती है, यानी 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर इट गिव्स अस 4 पाई आर स्क्वायर। यानी मतलब कि हम ओवरऑल जब कंसिडर करते हैं स्फेरिकल बॉडी के लिए तो वो 4 पाई आर स्क्वायर होती है। तो हमने टोटल एरिया इनक्लोज बाय एनी क्लोज सरफेस को बराबर ले लिया 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं कि कुछ कटिंग होती है, 4 से कट जाएगा, पाई से कट जाएगा, आर स्क्वायर से कट जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास आंसर आ गया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड था फ्लक्स का, जो हम लोगों ने शो करना था कि फ्लक्स अगर एक क्लोज सरफेस से पास होगा तो उसका चार्ज के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, तो वो हमने शो कर दिया कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है, इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू, अगर क्यू देखें ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्यू को इस तरह लिख सकते हैं क्यू मल्टीप्लाई बाय 1। कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, तो हम इस तरह कह सकते हैं कि क्यू मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस बिकम्स कि हम कह सकते हैं कि जब भी फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास होगा तो वो बराबर होगा चार्ज के, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। वो डिपेंड करेगा, मतलब कि हाँ वो डायरेक्टली रिलेटेड होगा चार्ज से, लेकिन उसके साथ एक और फैक्टर भी आएगा, वो है हमारे पास मीडियम। अगर मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस है तो हम एप्सिलॉन नॉट कंसिडर करेंगे, और अगर हमारे पास मीडियम एयर या वैक्यूम या कोई और चीज़ आ जाती है तो हम लोग एप्सिलॉन कंसिडर करेंगे। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि अगर हमारे पास फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से पास होगा और उसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज होगा और उसके दरमियान अगर मीडियम फ्री स्पेस होगा तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी हमें पता है कि कम होती है, तो मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। लेकिन अगर हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करा देंगे जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा होगी, तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास एक लॉस आएगा कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मिनिमम पास होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव फ्लक्स हो सकता है, कि अगर 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही थी तो हमें आउटपुट पर 2 या 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं। तो द अबव इक्वेशन शोज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ क्लोज सरफेस, बट इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम एंड चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि अगर हम लोगों को फ्लक्स फाइंड आउट करना है, गॉस ने हमें ये भी इस लॉ के ज़रिए से हम लोगों को दो चीज़ें बताई। पहली चीज़ उसने बताई कि हमारे पास फ्लक्स किसी सरफेस पे डिपेंड नहीं करता, कि सरफेस एरिया अगर स्फेरिकल होगा या फ्लैट सरफेस होगी तभी हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकेंगे, चाहे जो भी हो हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ गॉसियन सरफेस और टेकिंग डिफरेंट एरियाज फ्रॉम इट। और सेकेंडली उसने ये चीज़ हम लोगों को बताई कि अगर हम लोगों के पास एक क्लोज सरफेस होगी और उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होगा तो वो डिपेंड करे, तो फ्लक्स जितना उस सरफेस से पास होगा वो डिपेंड करेगा उस चार्ज के ऊपर और डिपेंड करेगा उस मीडियम के ऊपर, कि अगर वो मीडियम की परमिटिविटी ज़्यादा है तो फ्लक्स हमारे पास कम होगा, अगर परमिटिविटी कम है अगर परमिटिविटी ज़्यादा है तो फ्लक्स कम होगा, अगर चार्ज उसके अंदर इंक्लोज हुआ वह पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दरमियान मतलब कि डायरेक्टली रिलेटेड है ये दोनों चीज़ें। तो कहते हैं कि लेट अस कंसिडर एन इरेगुलर क्लोज सरफेस। इससे ऊपर तो हम लोगों ने एक रेगुलर सरफेस कंसिडर की थी ना, जिसका एक हमारे पास एक रेगुलर शेप थी। देखें ये क्लोज सरफेस थी लेकिन एक रेगुलर शेप के साथ। अब अगर हम एक ऐसी सरफेस कंसिडर कर लें जो इरेगुलर हो शेप के हवाले से, जैसे कि ये एक इरेगुलर सरफेस है, तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे। हम कहेंगे कि क्यू, अब जो क्यू के देखें जिस तरह हम लोगों के पास पहले इक्वेशन ये बन रही थी कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डॉट ए, लेकिन हम लोगों ने डेराइवेशन के बाद फ्लक्स का फार्मूला ये निकाल लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
उस केस में तो हम लोगों ने मतलब ये कंसिडर किया था ऊपर, इससे ऊपर जब हम लोगों ने डिफरेंट फ्लक्स लिए थे तो उसमें हम लोगों ने ई डॉट ए लिया था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली थी और स्पेसिफिक एरिया लिया था। लेकिन क्योंकि वो रेगुलर शेप थी तो तब हमने ये कंसिडर किया था। तो उस रेगुलर शेप की वजह से हम लोगों को एक स्पेसिफिक फ्लक्स का एक और फार्मूला मिल गया जिसमें था Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर हम लोगों को इरेगुलर शेप मिल जाए, क्लोज सरफेस मिल जाए जिसके अंदर डिफरेंट चार्जेस हमें गिवन हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम चार्ज 1 के लिए फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे, चार्ज 2 के लिए, चार्ज 3 के लिए, 4, 5, 6 के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो हम कहेंगे फ्लक्स थ्रू चार्ज 1 इज़ इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। Q1 इसलिए आया क्योंकि हमने फर्स्ट चार्ज कंसिडर किया, फिर Q2 जो है हमारे पास सेकंड चार्ज, Q3 थर्ड, तो अप टू सो ऑन। अब इसमें क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो सेम आ रहा है तो एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएंगी कि समीशन में आ जाएगा QI। तो Q जो ये चीज़ हमारे पास बराबर हो जाएगी टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस, जो कि बराबर होता है Q के। अब अगर हम देखें Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn, जब ऊपर हमने कहा था कि फ्लक्स 1 प्लस फ्लक्स 2 प्लस फ्लक्स 3, तो वो हमारे पास बराबर आया था टोटल फ्लक्स के। तो जब हम कहते हैं चार्ज 1 प्लस चार्ज 2 प्लस चार्ज 3, तो वो हमारे पास बराबर रहता है टोटल चार्ज के। तो पहली वाली जब हम लोगों ने कंसिडर की थी रेगुलर शेप, तो उसमें हम लोगों ने चार्जेस की मतलब फ्लक्स, हमने फ्लक्स थ्रू चार्जेस नहीं कंसिडर किए थे, फ्लक्स थ्रू पासिंग थ्रू नंबर ऑफ़ चार्जेस, उसमें हमने कंसिडर किया था फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस एरिया। लेकिन इस इरेगुलर शेप में हम लोगों ने फ्लक्स कंसिडर किया है थ्रू चार्जेस, जिसकी वजह से यहाँ पर Q1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q3 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ पर E डॉट ए नहीं आया, यही रीज़न है। इसी तरह हम कह सकते हैं दस गॉसेस लॉ शोज दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो हम इसको कह सकते हैं, अगर ये वाली इक्वेशन हम देख लें, इस पे ना आए, ये वाली चीज़ देखें, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज़ इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस। तो फ्लक्स जो है वो बराबर होगा किसी भी चार्ज, किसी भी सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि ये देखें फ्लक्स जो है वो डिफरेंट चार्जेस की सबमिशन से आ रहे हैं, डिफरेंट चार्ज की एडिशन से आ रहे हैं। जब वो ऐड हो रहे हैं तो हम लोगों को ओवरऑल फ्लक्स मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें नंबर ऑफ़ चार्जेस कंसिडर किए हैं। ऊपर वाली सरफेस में हमने नंबर ऑफ़ चार्जेस नहीं, और सिर्फ एक सरफेस कंसिडर की थी, इसलिए हमने E डॉट ए लिया था। यहाँ पर हमने चार्जेस कंसिडर किए हैं, इसलिए हमने Q1 Q2 Q3 Q4 कंसिडर किया है। तो अब कह सकते हैं कि इट इज़ दैट द फ्लक्स इज़ डिपेंडेंट अपॉन the total charge enclosed in the surface, and secondly it is dependent upon the medium also. So अगर हम कहें कि मीडियम हमारे पास फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई और मीडियम आ रहा है जिसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है, क्योंकि ये इन्वर्सली रिलेटेड है, तो हमारे पास फ्लक्स डिक्रीज़ होगा, जबकि अगर इसकी परमिटिविटी कम होगी तो हमारे पास फ्लक्स इंक्रीज़ होगा। तो ये एक हमारे पास स्मॉलर छोटा सा टॉपिक था गॉसेस लॉ का। तो इसकी एप्लीकेशंस भी हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ क्या हैं, वो एक बड़ा टॉपिक है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा आने वाली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो थोड़ा सा समझा दूँ। उसके बाद मैं गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन पे आऊँगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगा, उसके बाद मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ समझाऊंगा। खैर, जब इसमें ये होगा कि एक वीडियो का फ़र्क आ जाएगा, लेकिन ये है कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ जब मैं आपको समझाऊंगा तो खैर है, मैं आपको गॉस लॉ का ज़रा थोड़ा सा एक क्विक ओवरव्यू दे दूँगा ताकि आपके माइंड में इसकी इमेज दोबारा से आ जाए। वो क्योंकि अगर हम रेगुलर जा रहे होते हैं तो ये होता है कि हमारे जहन में होता है कि हमने कल क्या पढ़ा था। अब अगर कल मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कराऊंगा तो फिर आप लोगों के जहन से गॉस लॉ हो सकता है निकल जाए, इसलिए परसों मैं थोड़ा सा आपको क्विक ओवरव्यू दे दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को गॉस लॉ समझ आया होगा, और अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी आपसे।